जेडी वैंस कौन है? जेडी वैंस का पिक करना बहुत जरूरी था इसके लिए, और जब से जेडी वैंस का नाम आया है तो इसमें ये सोचा जा रहा है कि ये समिट जो है कामयाब हो। कि जेडी वैंस अमेरिका में अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं। 2028 के इलेक्शंस में वो सदर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से 15 शराइत दी गई थी, जिन पे 11 शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। इजराइल चाहता है कि 3 प्रॉक्सीज के ऊपर इनको खत्म करे। इजराइल चाहता है, एक हिजबुल्लाह है, हमास है, और दूसरा हूतीस है यमन के। 3-4 इसके जो स्पॉयलर्स हैं वो कौन कौन है? एक भारत है, कोयलों पे पड़ा है, वहां के एंकर जो है वो अपना दिमाग लूज कर चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी से साजिद तारड़। आज आपको मैं इस्लामाबाद समिट के बारे में बताना चाहूंगा कि उसकी क्या अपडेट है इस वक्त ईरान से और अमेरिका से। जो उसमें लोग शरीक होंगे वो आ चुके हैं। बड़ी बड़ी इसके ऊपर लोग पेशन गोइयां करते रहे, भारत से आवाजें उठती रही कि शायद ये तैयारे रास्ते से वापस हो जाएंगे। और एक ऑनलाइन एक चीज इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है कि वहां के एक नेशनल टीवी के ऊपर एक एक्स जो एम्बेसडर अमेरिकन है, उन्होंने एक शट अप कॉल दी है वहां के गोदी मीडिया को, जो कि उनसे ये सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जाना सेफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आज भी इस समिट के खिलाफ 3-4 किस्म के अवामल है, उनका हम लेटर ऑन जाके तजिया करते हैं। लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि समिट, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इस समिट क्या मोड क्या है, जेडी वैंस कौन है? जेडी वैंस का पिक करना बहुत जरूरी था इसके लिए, और जब से जेडी वैंस का नाम आया है तो इसमें ये सोचा जा रहा है कि ये समिट जो है कामयाब होगी। उसकी वजह ये है, जेडी वैंस का बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है। इसकी वालदा जो थी वो ड्रग एडिक्ट थी। इनकी नानी ने इनकी परवरिश की बड़े हम्बल बैकग्राउंड से। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी रिजर्व ज्वाइन की अमेरिका की, और फिर इराक की जंग भी लड़ी। इन्होंने जंग की तबाहियां बर्बादियां अपनी आंखों के सामने से देखी। इनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें जेडी वैंस कहते हैं कि जंगें मिडिल क्लास लोगों को मजीद गुर्बत की तरफ धकेल देती हैं। तो उन्हें पता है कि जंग क्या होती है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है कि जेडी वैंस अमेरिका में अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं। 2028 के इलेक्शंस में वो सदर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनको एक अमन की ट्रॉफी चाहिए, जिसके ऊपर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब 8 महीनों में 8 जंगें रोकते हैं, अल्टीमेटली उनका नारा भी ये होगा 2028 में कि मैंने दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोका। अगला पॉइंट ये है कि 2 लोग जो पहले शरीक हैं इस टीम के अंदर, उसमें जैरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ हैं, जिनके ऊपर इस वक्त सवालिया निशान है। उनके ऊपर गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा था कि वो इजराइल की तरफ लीन करते हैं, और ईरान को भी उन पे एतमाद नहीं था। बिलखसूस इसी टीम के बार बार वो जिक्र कर चुके हैं, इस टीम के साथ हमारे डायलॉग जारी थे जब हमारे ऊपर हमला किया अमेरिका ने। तो दर हकीकत एक नए चेहरे की जरूरत थी, और वो नया चेहरा जेडी वैंस का था। इस वक्त अब बात करते हैं कि कहां स्टैंड कर रहा है ये समिट। इस वक्त इतलात ये आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से 15 शराइत दी गई थी, जिन पे 11 शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान की तरफ से 10 शराइत आई थी, और जिसके बारे में बताया जा रहा है 7 शराइत के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। इस वक्त कौन कौन सी शराइत जो है इस वक्त काबिले जो है वो ज्यादा इसमें जिनके ऊपर नेगोशिएट होगा। सबसे पहली तो ये चीज है कि इस वक्त ईरान की प्रॉक्सीज जो कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर और हमास, इजराइल चाहता है कि 3 प्रॉक्सीज के ऊपर इनको खत्म करे। इजराइल चाहता है, एक हिजबुल्लाह है, हमास है, और दूसरा हूतीस है यमन के। ये तीनों को ये इजराइल की ख्वाहिश है कि इनको खत्म किया जाए, और इजराइल और ईरान चाहता है कि इन प्रॉक्सीज के बगैर वो सेफ नहीं है। एक तो इनके ऊपर नेगोशिएट होगा, दूसरा जो इस वक्त यूरेनियम एनरिचमेंट है उसकी परसेंटेज के ऊपर नेगोशिएट होगा, तीसरा ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ईरान के पास उसकी रेंज। अमेरिकन और इजराइल इस वक्त ये समझते हैं कि शायद उनकी रेंज 5000 मील है, 5000 किलोमीटर है।
लेकिन ईरान कहता है कि हमारे पास 2000 किलोमीटर रेंज के हैं। तो उसके ऊपर चीजें होंगी। और आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आबना हरमूज है। अगले दिन ईरान ने बड़ा खूबसूरत कार्ड खेला है। उन्होंने कहा है कि हम हर क्रूड ऑयल जो गुजरेगा उसके ऊपर $1 पर गैलन के हिसाब से हम उस पर टैक्स लेंगे। उसके फौरन दूसरी तरफ से रिएक्शन आया अमेरिका और यूके की तरफ से कि हम इसको नहीं होने देंगे और इसकी वही पोजीशन होनी चाहिए जो इस जंग से पहले थी। जो सिचुएशन ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स और हर एक का वहां से गुजरने का हक था। तर हकीकत मेरी नजर में ईरान यही चाहता था कि इसको अपना पुरानी पोजीशन में लेके जाया जाए और उसमें उनकी विक्ट्री हुई। अब इसमें मजीद आगे चलते हैं कि मैं सबसे पहले 2 इंटरनेशनल जरीदों का जिक्र करना चाहूंगा। टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें लिखा गया है कि रीब्रांडिंग एज अ पीस ब्रोकर। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का सफर जो है वो उसामा बिन लादेन से आज एज ए पीस ब्रोकर उस रीजन का बनना एक बहुत जबरदस्त सफर है। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये 11 महीने के अंदर अंदर हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और उसके बाद अस्करी और सियासी हमारे जो लीडरान हैं उनका मास्टर स्ट्रोक है 11 महीने के अंदर। 10 मई से लेकर आज तक अभी 11 महीने हुए हैं। दूसरा मास्टर स्ट्रोक है कि आज दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मेरे वतन अजीज पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। हर न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान इस्लामाबाद के झंडे नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी इस वक्त दुनिया पे हर कैपिटल सिटी के अंदर जेरे बहस है। दूसरी, मैं आगे चल के आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस जंग से पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट होंगे, दुनिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होंगे। लेकिन इसमें यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त 3-4 इसके जो स्पॉयलर्स हैं वो कौन कौन है। एक भारत है, कोयलों पे पड़ा है, वहां के एंकर जो है वो अपना दिमाग लूज कर चुके हैं। दूसरे वहां पे बाबे बीजेपी के और आरएसएस के उनको झटके महसूस हो रहे हैं। तीसरे लोग कौन हैं? ज़ायनिस यहूदी हैं जो ये नहीं चाहते कि अमन की तरफ जाएं और वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर गड़बड़ रहे, ये मुसलमान एक दूसरे को मार मार के कमजोर हो जाएं और फिर हम ग्रेटर इजराइल की बुनियादें पक्की कर लें। चौथे कौन है? चौथे लोग वो हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान के साथ नहीं, वो हमेशा अपनी गाइडलाइन या यहूदियों से लेते हैं या भारत से लेते हैं। वो कौन है? वो पीटीआई के चंद भगौड़े लोग हैं जो कि इस वक्त यूट्यूब के जरिए, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए पैसे बना रहे हैं। अफसोस कि इनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। इनके वक्त इनको याद होना चाहिए कि इनका जब अपना दौर था, तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आर्मी जनरल था जो कि हर चीज को मैनेज करने का मास्टर था। काश आज भी कोई ऐसा जनरल हो जो इनको मैनेज करे। इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए था और जिन पीटीआई की जजियों ने इनको जहाजों पे बिठा के बाहर भेजा था उनका एहतसाब हो। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इस जंग से ईरान के ऊपर क्या असर होगा और पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा। सबसे पहले जो बात करना चाहूंगा कि इस वक्त ईरान से सैंक्शंस उठेंगी तो पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा। जब ईरान से सैंक्शंस उठेंगी तो आपकी गैस पाइपलाइन जो इस वक्त आधे रास्ते में रुकी है वो मुकम्मल होगी, आपको सस्ता तेल और सस्ती गैस मिलेगी। दूसरा, ईरान 560 माइल का बॉर्डर जो है इस वक्त वहां पे उसी बॉर्डर से और अफगानिस्तान के बॉर्डर से भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का प्रेशर डाल रहा है। कलभूषण कहां से आए थे? ईरान से आए थे। चाबहार सी पोर्ट कहां थी? ईरान में थी। आज ईरान ने देख लिया है कि किस तरीके से भारत उनको बैक स्टैप करता रहा है। आपको याद होना चाहिए उनका एक एक्सरसाइज, उनका एक नेवल शिप एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज शिप करने के लिए भारत गया और जब वो इंडियन ओशन में बाहर निकला तो इनकी इंटेलिजेंस पे उसको अमेरिका या इजराइल ने उसको मार के डबो दिया था, जिनके ऊपर सिर्फ कैडेट मौजूद थे। फिर उसके बाद ये पिछली जंग के दौरान मुसाद के लिए मुखबरी करते रहे और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कतर के अंदर भारतीय नेवी के अफसरान को पकड़ा गया था, कतरी लोगों ने पकड़ा था जो मुसाद के लिए उस वक्त वहां पे जासूसी कर रहे थे। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान को पता चल चुका है कि एक टिपिकल हिंदू माइंडसेट क्या होता है। तो उस बॉर्डर से और अगले पॉइंटों में मैं जाना चाहूंगा
जब ईरान प्रॉस्पर्स होगा, माजी में याद कराना चाहूंगा कि ईरान के अंदर पाकिस्तानी हुनरमंद जाके वहां पे लेबर करते थे, पैसे भेजते थे। ईरान स्ट्रांग होगा, हमारे मजीद हुनरमंद ईरान जाएंगे। अगला फायदा जो बताना चाहूंगा कि सी पैक इस वक्त ईरान टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। आपके भी बहुत दरीना रिलेशनशिप है चाइना के साथ। सी पैक को तरक्की मिलेगी और इस पूरे खित्ते में खुशहाली आएगी। उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के जरिए आपने ना सिर्फ ईरान को फेस सेविंग दी, आपने अमेरिका को भी फेस सेविंग दी, आपने अमेरिका की मदद की। अब मैं याद कराना चाहूंगा कि यही इस्लामाबाद 1970s में आपने अमेरिका और चाइना को एक टेबल पे बिठाया था। आज फिर यह मौका आ रहा है कि आप चाइना और अमेरिका को दोबारा टेबल पे बिठा रहे हैं। मैंने इसकी पेशन गोई बहुत अरसा पहले की थी कि पाकिस्तान इन दो ताकतों के दरमियान ब्रिज बनेगा, तो आज उसकी मिसाल है। आज हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने दो कारनामे अंजाम दिए। एक तो वो सऊदी अरेबिया में बैठे रहे और मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने काउंसलिंग के जरिए सऊदी अरेबिया, रियाज, तेहरान, वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। अगली बात जो है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इन जीसीसी कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को रोके रखा कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना बने, इस जंग के अंदर छलांग ना लगाएं, क्योंकि इस जो जाइनस माइंडसेट है इजराइल का, वो ये चाहता है कि मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के इतने कमजोर हो जाएं ताकि ग्रेटर इजराइल बनाना आसान हो जाए। तो मेरे ख्याल में इसके कई और मजीद समरात होंगे। मैं अगले ब्लॉग्स के अंदर आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज आए, आज इस मौके को एंजॉय करें, आज हम फख्र करें अपने वतन अजीज पे, और आज कोशिश करें कि पाकिस्तान, हम इतना जश्न मनाएं। पाकिस्तान जो कि इस वक्त डिप्लोमेसी के आसमान को छू रहा है, हम दुश्मनों को बताएं कि हम एक जिंदा कौम है। आए मेरे साथ पाकिस्तान को आज सेलिब्रेट करें, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।